डेयरी के बिज़नेस को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि केवल मैंने इसको बिज़नेस एंगल से नहीं देखा, मैंने इसमें एक सोशल एंगल भी देखा। बहुत लोग मेरे से ये चीज़ पूछते हैं कि एज अ IITian आप इस डेयरी को चला रहे हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इसमें और क्या हमको इस बिज़नेस में आना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा आंसर यही होता है कि मैं मतलब पॉजिटिव तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी जॉब। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही कच्चा काम है, और यदि आप अपने दूध को रिटेल में नहीं बेच पा रहे हैं तो आप एक बड़ा लॉस बुक कर लेंगे। बेसिकली एक तो मुझे जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि एज ए एंटरप्रेन्योर मैं कुछ स्टार्ट करूं और कुछ ऐसा स्टार्ट करूं जिसकी ज़रूरत हो। तो डेयरी के बिज़नेस को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि केवल मैंने इसको बिज़नेस एंगल से नहीं देखा, मैंने इसमें एक सोशल एंगल भी देखा। यहाँ पर मिल्क के बिज़नेस में सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई में मैंने गैप देखा, तो मुझे लगा कि एक सस्टेनेबल बिज़नेस बन सकता है। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ द मिल्क अडल्ट्रेटेड है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई में ह्यूज गैप है, इसलिए मैंने डेयरी के बिज़नेस को सिलेक्ट किया। हम जैसी कुछ छोटी डेयरियाँ इतनी इजीली इस गैप को, इतने बड़े गैप को फिल तो नहीं कर सकती हैं, और मेरा ये मानना है अभी भी हम किसी तरीके से इस बिज़नेस को सस्टेन कर पा रहे हैं, ब्रेक इवन से ऊपर हम चला पा रहे हैं। बहुत सारी डेयरियाँ तो खुलने के बाद बिकॉज ऑफ द हाई अडल्ट्रेशन सस्टेन ही नहीं कर पाई हैं, और बहुत सारी डेयरियाँ क्लोज भी हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने रिटेल का मार्केट पकड़ा हुआ है और हम इस बिज़नेस को सस्टेन कर पा रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि केवल कुछ लिमिटेड इस तरीके की डेयरी से इतने बड़े डिमांड और सप्लाई के का जो आपको गैप दिख रहा है और जो अडल्ट्रेशन है उसको कुछ हद तक हम कम तो कर पाएंगे, पर हम जीरो तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट्स की हेल्प भी रिक्वायर्ड होगी कि इस अडल्ट्रेशन पर कंट्रोल किया जाए, और डेयरी के मिल्क के जो प्योर मिल्क के जो रेट है वो हमको तभी मिल पाएंगे जब अडल्ट्रेशन में हम कंट्रोल कर पा रहे होंगे। यदि हम बड़े शहरों की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे, बेंगलोर, यहाँ पर पढ़ी लिखी जनता ज़्यादा है और वो इस चीज़ को समझती है, इस प्योर ऑर्गेनिक मिल्क की वैल्यू को समझती है, फार्म फ्रेश मिल्क की वैल्यू को समझती है। वो उसके लिए एक डिसेंट अमाउंट पे करने को तैयार है और पे कर रहे हैं, तो वहाँ की डेयरियाँ ज़्यादा सस्टेन हो रही हैं। प्योर ऑर्गेनिक मिल्क की एक्चुअल वैल्यू मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ लीटर से कम नहीं होनी चाहिए, पर कानपुर जैसी सिटी या आप छोटे टाउन में चले जाएं तो वहाँ पर लोग 100 रुपीज़ लीटर मिल्क की वैल्यू पे करने को अभी भी तैयार नहीं है, उनका माइंडसेट वो नहीं है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसके कारण मुझे लगता है कि छोटे शहरों में और जो मेट्रो सिटीज़ नहीं है वहाँ पर अभी भी डेयरियाँ सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। मैं अपना मिल्क 65 रुपीज़ लीटर के हिसाब से सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस प्राइसिंग पर मैं अपनी डेयरी को किसी भी तरह ब्रेक इवन पर चला पा रहा हूँ। जैसा कि आपने हमारी डेयरी का सेटअप देखा है, यदि आप कॉमर्शियल लेवल पर अपनी डेयरी को स्टेब्लिश कर रहे हैं तो केवल मिल्क से आप ये सोचें कि आप प्रॉफिट निकाल ले जाएंगे तो आप गलतफहमी में हैं। आपको मिल्किंग के साथ में फोकस करना होगा ब्रीडिंग पर, जो कि छोटे किसान नहीं कर सकते हैं। यदि आप 1 या 2 जानवर रखे हुए हैं और आप अच्छी ब्रीडिंग की बात करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। जबकि बड़ी डेयरी में आप एक अच्छी नस्ल का नंदी रख सकते हैं। आप मिल्क की ईल्ड को, यदि कैटल के मिल्क की ईल्ड को बढ़ा ले जाते हैं तो वो भी आपके लिए एक आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को या बढ़ाने का एक माध्यम बन सकता है। तो हमारा बिजनेस मॉडल बाकी डेयरियों से इस तरह अलग है कि यहाँ पर हम न केवल मिल्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको एक ब्रीडिंग सेंटर की तरीके से भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने साहिवाल का एक प्योर नंदी रखा हुआ है, उससे बच्चे तैयार हो रहे हैं और हाई ईल्ड के कैटल्स तैयार हो रहे हैं। अभी भी मैं प्रयासरत हूँ कि किसी तरीके से इसको मैं बढ़ा पाऊँ और प्योर मिल्क सोसाइटी को अवेलेबल करा पाऊँ। तो मैं हार नहीं मान रहा हूँ। यदि मैं ब्रेक इवन पर चला पा रहा हूँ, यदि मेरे घर से आज के समय में कॉस्टिंग नहीं लग रही है, तो मैं फाइट मारता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाऊँ।